सो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एजोर एआई फाउंडेशन फॉर आर्किटेक्ट, ये एक्चुअली में आज का टॉपिक है जिसपे हम काफी डीप में जाने वाले एआई के सर्विसेज के बारे में। हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे किस प्रकार की सर्विसेज होती है, कौन कौन सी होती है, और बाद में उसका एप्लीकेशन वगैरह भी हम देखेंगे, यूज केस भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वाई एजोर एआई। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि एआई ओनली एजोर के पास है ऐसा नहीं है, बहुत सारे ओपन सोर्स भी है, दूसरे क्लाउड भी है। बट लेकिन एजोर एआई जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ है। उसके पीछे मेन रीजन है कि जो जीपीटी है वो सबसे पहले बना था, ज्यादा ट्रेन मॉडल है। बट उसके कंपटीशन में जो दूसरी कंपनी आई थी सबसे पहले, वो था, चाइना ने उसको लेके आया था, डीप सीक। तो जब एआई इंट्रोड्यूस हुआ था, लेटेस्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट से, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, जो एआई वगैरह बनाती है, वो सारे कंपनी के शेयर बहुत तेजी से बढ़े थे। बट चाइना का जैसे डीप सीक आया था तो काफी ये हो गया था कि क्या दूसरा कंट्री या दूसरा कोई भी बना सकता है क्या। तो यहाँ पर ये चीज आया था, मैंने उस समय से दोनों यूज करना चालू किया था। डीप सीक अभी भी स्टार्ट है और फ्री वर्जन है उसका भी, तो आप लोग एक आध बार यूज करना है तो कर सकते हो। लेकिन चाइना के नाम से ये डर लगता है कि क्या पता वो हमारे सेंसिटिव डाटा को चुरा लेगा, कैप्चर कर लेगा। बट मैंने अभी 3 दिन पहले जो वीडियोस देखा जिसमें एकदम क्लियर दावा किया गया कि अमेरिका में जितनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, टॉप लेवल की पूरे वर्ल्ड की, अगर वो सॉफ्टवेयर बनाती है तो इतना भी ज्यादा सिक्योरिटी दे दे, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, लेकिन एक रास्ता खोलती है, एक दरवाजा खोलती है जिसमें अमेरिका का जो सरकार है या उनकी जो मिलिट्री है वो कभी भी घुस सकती है। इसका मतलब दुनिया में अमेरिका के सॉफ्टवेयर ही चल रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, आपका फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सारे। और अमेरिका कोई भी डाटा चुरा रहा है, कंटिन्यू कई साल से चुरा रहा है। तो चाइना का मैं नहीं बोल सकता कि वो चुराता है कि नहीं, बट ये एआई जो है इससे डाटा लीक होते हैं, ये चांसेस है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज बाहर आई नहीं है, बट आ सकती है फ्यूचर में। फिर इसके बाद एंथ्रोपिक ने भी अपना निकाला और वो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो टक्कर दे दिया जीपीटी को। और उसके बाद फिर उसको भी अमेरिका ने वही बोला कि अमेरिका में अगर रहना है तो भाई वो रास्ता जो सारी कंपनी छोड़ती है पीछे, तो हमारे घुसने के लिए आप भी खोल दो। तो एंथ्रोपिक का ओनर ने मना कर दिया। वो ट्रम्प साहब ने धमकी दे दिया कि भाई तेरे को पूरे दुनिया में बंद करा देंगे, अमेरिका से तो बाहर ही निकाल देंगे। तो अभी तो मामला का एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरा मार्केट में भी टॉप लेवल पे चालू हो गया उसका काम, और सबसे बेस्ट है उसकी क्वालिटी वगैरह। लेकिन हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि हम केवल एजोर एआई का भी देखने जा रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए आर्किटेक्ट, या कोई न्यू ज्वाइनर्स है जो एआई में करियर बनाना चाहता है, तो उसको पहले पता चले कि क्या क्या फैसिलिटी और फीचर्स यहाँ पर है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने इसलिए दे दिया कि कुछ लोगों को ये सब नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एजोर एआई, Azure is designed for enterprise that need reliability, scale, security while adopting the AI quickly। तो जब भी हम अगर एआई में हम काम कर रहे हैं और हम अगर Azure को अडॉप्ट करते हैं, और Azure को क्यों अडॉप्ट करते हैं ये भी मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम पे काम कर रही है, आप डॉट नेट में काम कर रहे हो, आपके पास विजुअल स्टूडियो के लाइसेंस है, यानी कि आप मल्टीपल और भी प्रोडक्ट होते हैं, ऑफिस 365 है, डायनेमिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, तो ऑलरेडी उस टाइप से अगर काम हो रहा है, तो जब उसको एआई की जरूरत पड़ती है या क्लाउड में जाने की जरूरत पड़ती है, तो जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है वो सजेस्ट कर देते हैं एजोर। बट लेकिन स्टार्टअप कंपनी है, बजट कम है, कुछ डिफरेंट थॉट्स है, तो उस सिनेरियो में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोल सकते हैं कि आप एडब्ल्यूएस में जाओ। तो ये सारा चीज डिसीजन जो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ से होता है कि कौन सी कंपनी में जाना है, कॉस्ट को भी देखा जाता है, कंपनी के कल्चर को भी देखा जाता है, और बहुत सारी चीजें रहती है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम एजोर पे जाते हैं और एआई पे जाते हैं कि हमको एआई का प्रोडक्ट डेवलप करना है और एजोर यूज करना है, तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे इसमें सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल तो लगभग सभी क्लाउड में होता है, बट एजोर में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला चीज जैसे कि एजोर की वॉल्ट है, तो सारे सीक्रेट्स वगैरह जिसमें स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद आईएएम है, यानी कि जो आरबीएसई बोलते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस,
तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम यूजर को रोल्स वगैरह देते हैं कि कौन यूजर देख सकता है, कौन यूजर कंट्रीब्यूट है, तो फिर वो चेंजेस भी कर सकता है, इस टाइप की चीजें। तो काफी बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल भी रहता है। एक्सेस कंट्रोल में एक आपका आता है JWT टोकन, क्योंकि एआई जो है एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, और जहां पर एपीआई की बात करते हैं तो वहां पर हमारा JWT आ जाता है सिक्योरिटी के लिए। हालांकि और भी टोकन्स होते हैं, बट ये ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैंने बता दिया। ग्लोबल रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड डिप्लॉयमेंट। अगर मान लो कि हम एजोर एआई पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप ये डिप्लॉयमेंट करेंगे ग्लोबल रीजन में कर सकते हैं। आप चाहे तो यूएस डाटा सेंटर में डिप्लॉय कर दो, या आप चाहे तो यूके में कर दो। आप कहीं भी कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि क्लाउड का मतलब ही वही है। क्लाउड में अगर आप चले गए तो आपको पूरे वर्ल्ड के सारे रीजन, और एक एक रीजन में मल्टीपल कंट्री हो सकती है। तो रीजन को समझ जाओ ना, रीजन मतलब एक कंट्री की बात नहीं हो रही। रीजन का मतलब ये होता है कि एक एरिया जिसमें 3 कंट्री हो सकती है, 5 हो सकती है, इस टाइप से। तो उसके डाटा सेंटर्स एक्चुअली में उस रीजन में कितने डाटा सेंटर है, मान लो 5 होंगे, 10 होंगे, या 100 भी हो सकते हैं। तो वहाँ वहां पर हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ग्लोबल रीजन में डिप्लॉयमेंट, तो हमें क्या फायदा है? हमें ये फायदा है कि जैसे कि हम अगर अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं इंडिया में चलाने के लिए, तो हम तो इंडिया का रीजन लेंगे। इंडिया के रीजन का डाटा सेंटर चाहे पुणे में होगा, बेंगलोर में होगा, कहीं भी होगा। तो हमारा जो अगर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, तो हमें जो लेटेंसी बहुत लो मिलेगी, तो यानी कि स्पीड परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो यूएस में अगर कोई काम कर रहा होगा एआई में, और उनको वहाँ के लोगों के लिए बना रहा होगा कुछ प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वो जो डिप्लॉयमेंट करेगा यूएस के रीजन में करेगा, वहाँ के आसपास के डाटा सेंटर में करेगा। फिर इसके बाद है फास्टर लॉन्च यूजिंग द मैनेज्ड एआई सर्विस। तो मैनेज्ड एआई सर्विस का मतलब होता है कि एजोर में ऑलरेडी ऐसी एआई सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है, जिसको लॉन्च करने में टाइम नहीं लगता। अगर मान लो कि मैं एजोर में जा करके एक LLM मॉडल डिप्लॉय करना चाहूंगा, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा। चलो ठीक है, थोड़ा केयरफुली थोड़ा सोच के करूंगा तो 10 मिनट, बस इतने कम समय में मेरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। क्योंकि एआई सर्विसेज ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, हमें क्या होता है उसको सेटअप करना रहता है। आपको रीजन बताना पड़ता है, प्रॉपर नेम बताना पड़ता है, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में आपको टाइम लगता है बस। तो वो 5 से 10 मिनट हो सकता है आपका डिप्लॉयमेंट होकर रनिंग में आ जाएगा कंडीशन में। तो इतना फास्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सीमलेस इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम। यानी कि आप अगर मौलिक .NET 4 में काम कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और फिर आप एआई इनेबल करने के लिए आप एजोर एआई यूज करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। सेम यही रीजन है कि जब एआई की प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा था और टेक्नोलॉजी डिफाइन कर रहा था, तो मैंने .NET 4 10 को सेलेक्ट किया था। मुझे उसके पहले जो अच्छा लगा था टेक्नोलॉजी वो था नोड जेएस। तो मैं चाह रहा था कि नोड जेएस डेवलपर को हायर करूंगा और एक नोड जेएस में एप्लीकेशन बनाऊंगा जो एआई की पूरी सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। बट नोड जेएस उतना कैपेबल नहीं है, अभी उतना एडवांस हुआ नहीं कि जो एआई की कैपेबिलिटी आ जाए, तो ये भी मुझे पता चल गया। फिर सेकंड चीज है कि ऑलरेडी कंपनी के पुराने एप्लीकेशन भी .NET में थे, दूसरा कंपनी के पास लाइसेंस है .NET का। तो फिर मैंने .NET 4 को सिलेक्ट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम को देख के ही मैंने डिसाइड किया कि ये इजी इंटीग्रेशन है, और वाकई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने 2 थ्रेड बोर्ड जो है प्रॉपर सक्सेसफुली डन किया .NET 4 के साथ। कंप्लायंस सपोर्ट फॉर रेगुलेशन इंडस्ट्रीज। तो ये कंप्लायंस सपोर्ट्स करता है। तो जितने भी एजोर्स वगैरह है, इसमें काफी रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। एआई का अगर आप कोर्स करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे एआई फाउंडेशन का एक कोर्स है AZ 900, और उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि कंप्लायंस वगैरह इस टाइप की चीजें जो है एजोर ने अपने एआई में डाल के रखी हुई, जितनी एआई की सर्विसेज है उसमें वो फॉलो होता है। एजोर एआई प्लेटफॉर्म्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एजोर एआई इज ए पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस। यानी कि आप समझ जाओ कि बहुत सारे एआई सर्विस का एक पोर्टफोलियो है, या बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में एक कलेक्शन है। तो उसको बोलते हैं एजोर एआई प्लेटफॉर्म। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, जैसे लैंग्वेजेस हो सकते हैं, सर्च हो सकता है, स्पीच हो सकता है, विजन हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है। तो अब जैसे कोई अगर नया ज्वाइन किया तो शायद उसके लिए कुछ चीजें नहीं आती होगी, जैसे मशीन लर्निंग उसे नहीं पता होगा। तो मेरा एक सेशन था जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है,
डीप लर्निंग क्या होता है और जनरेटिव एआई क्या होता है। तो मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन बनाया, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, ये बीच में विजन सर्विस की सर्विस इसका मैं बताते रहता हूँ, लेकिन आगे चल के अगले सीजन में ये बहुत डिटेल भी आने वाला है। तो नॉर्मली आप ये समझ सकते हो कि स्पीच सर्विस वो होता है कि जो आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। विजन सर्विस दो तीन प्रकार की होती है, वीडियो वगैरह से कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इमेज है उससे डिटेक्ट करना, जैसे ओसीआर सर्विस, ये सब चीजें रहती है। तो आगे लेकिन इसके बारे में सेशन बनाऊंगा जहाँ हम डिटेल में इसका यूज केस देखेंगे। अभी तो केवल इसको याद रखना है और नेम से भी पता चल जाता है इसका यूज क्या है एक्चुअल में। जैसे एजोर ओपन एआई फॉर चैट एंड जनरेशन। तो एजोर ओपन एआई जो सर्विस है, ये सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है अगर आप चैट वगैरह बनाने जा रहे हो। तो मैं भी जब चैट बोर्ड बनाने की स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ा था कि एजोर पोर्टल में जा करके ओपन एआई मुझे क्रिएट करना पड़ा। ओपन एआई से जब मेरा क्रिएट्स हो गया, उसके बाद फिर एआई फाउंड्री मेरे को मिला। एआई फाउंड्री जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे एआई से रिलेटेड मॉडल्स, अलग अलग टाइप के मॉडल्स और सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है। और वहां पर जाके मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और मैंने वहां पर एलएलएम मॉडल डिप्लॉय किया। तो सबसे पहले मैंने GPT-4 ओ मिनी डिप्लॉय किया था, एंड देन बाद में मैंने GPT-5 मिनी डिप्लॉय किया, और उससे मेरा जो एआई चैटबॉट प्रॉपर काम कर रहा है और चल रहा है। इसके अलावा और भी मॉडल्स होते हैं, जैसे एम्बेडिंग मॉडल्स हो गया, वो भी मैंने डिप्लॉयमेंट किया था। तो ये चैटबॉट का मैंने 2 सेशन कंप्लीट किया है। तो किसी को अगर देखना होगा कि एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है और GPT-5 4 क्या होता है और कैसे चैटबॉट काम करता है, तो वो सब दो मेरे डिटेल सेशंस है जिसमें चैटबॉट कैसे बनाया जाता है और क्या क्या सर्विस यूज होता है मैंने डिफाइन किया हुआ। इसके बाद जैसे एआई सर्च फॉर डॉक्यूमेंट रिट्रीवल। अब एआई सर्च जो है ये एक सर्विस है, तो इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं डॉक्यूमेंट रिट्रीवल के लिए। तो ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे अभी जो बार बार सुन रहे हैं ना एलएलएम, इसको ये सबसे मेन चीज है, इसको तो याद रखो। ये मास्टर ब्रेन है। ये कहीं पर यूएस में एजोर पे किसी मेन सर्वर पे डिप्लॉय है। हम इसको यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो हमें टोकन देना पड़ता है। टोकन एक्सपेंस होता है, इन टोकन आउट टोकन, और टोकन के हिसाब से हमारा इनवाइस जनरेट होता है, यानी कि बिलिंग होती है। तो ये सबसे बड़ा ट्रेंड मॉडल है, बस इतना याद रखो। लेकिन ये कितना भी बड़ा ट्रेंड मॉडल है अमेरिका के अंदर, पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली गई है, लेकिन अगर किसी कंपनी की कोई लीव पॉलिसी है, वो उसको नहीं पता है। आप पूछ दोगे ना मेरे कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है या मेरे कितने लीव पेंडिंग है, वो नहीं बता पाएगा। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मिक्स करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट रिट्रीवल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे वेक्टर डीबी होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया, कंपनी के जितने भी इंफॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है, सबको हम चंक बना करके एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डाल देते हैं। तो जब एआई सर्च, जब आपको एक क्वेश्चन पूछते हो एलएलएम से, तो एलएलएम कॉल होने से पहले आपका जो है एआई सर्च कॉल हो जाता है। और एआई सर्च क्या करता है कि आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन में से ढूंढ करके कुछ मिली सेकंड में, 5-10 मिली सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन तुरंत ला के दे देता है। और फिर वो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्ट यूजर को नहीं दिखाते हो, फिर आप उसके साथ कॉन्टेक्ट बना के एलएलएम को कॉल करते हो, तब आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखता है। तो ये जो फ्लो है मेरे चैटबॉट के सेशन में काफी डिटेल में मिल जाएगा। विजन फॉर इमेज एनालिसिस। तो विजन सर्विस भी प्रोवाइड करता है इमेज को एनालिसिस करने का। तो इमेज को आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीजें। ओसीआर जैसे मैं बताया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये सब चीज विजन सर्विस में आता है। स्पीच सर्विस, जैसे मैंने बताया था, वॉइस एक्सपेंस के लिए यूज होता है। आप कुछ बोल रहे हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आउटपुट टेक्स्ट में आ रहा है, वो आपको सुना रहा है स्पीकर के द्वारा। तो एजोर एमएल फॉर प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, एजोर एमएल की सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड फाउंड्री फॉर यूनिफाइड एआई इंजीनियरिंग। फाउंड्री मतलब एआई फाउंड्री की बात हो रही है। तो एआई फाउंड्री जो है जिसके अंदर ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी, जितनी भी एआई सर्विसेज है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि एजोर की एआई सर्विसेज, बोट सर्विस, कॉग्निटिव सर्विस, वीडियो इंडेक्सर, ये बहुत सारी सर्विसेज है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये सारा काम डिसाइड करने का काम जो रहता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रहता है। एक बार सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिजाइन कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि कौन कौन सी सर्विस लगेगी, कहाँ पर लगेगी, देन डेवलपर जो रहते हैं उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। चूज द राइट सर्विस।
तो राइट सर्विस हमको चूज करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपको नीड चैटबॉट कन्वर्सेशन, तो चैटबॉट आपको अगर मान लो डेवलप करना है तो एजोर ओपन एआई आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मॉडल चाहिए वो एलएलएम, वो यहीं पर आपको मिलेगा और यहाँ डिप्लॉय भी होगा। नीड डॉक्यूमेंट सर्च, तो एआई सर्च यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर चैटबॉट में आपको दोनों चाहिए तो आपको दोनों यूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है नीड ओसीआर। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इमेज वगैरह में से आइडेंटिफिकेशन करना या कोई डाटा को कैच करना। तो उसे डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस का अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। अगर आप स्पीच वगैरह काम करना चाह रहे हो तो असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट अगर आपको बनाना है तो स्पीच सर्विस यूज करते हैं, लेकिन वॉइस असिस्टेंट चैटबॉट में भी डाल सकते थे। यानी ये जो है, ये सर्विस यानी कि तीन सर्विस जो है आप एक साथ यूज कर सकते हो। लेकिन चैटबॉट में आपको फोरकास्टिंग करना है तो आप एजोर एमएल की सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब सर्विसेज अगर आप चाहे तो पूरी ऑल सर्विसेज आप यूज कर सकते हो चैटबॉट या अगर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये सब जो है डिसीजन हमको लेना पड़ता है कि हमारा स्कोप क्या है, बजट क्या है, और उसके हिसाब से हमको डिजाइन करना पड़ता है एप्लीकेशन। अब ये देख रहे थे कि व्हाट इज एआई मॉडल। तो एआई मॉडल्स एक्चुअली में क्या होता है? तो एआई मॉडल जो है एक सॉफ्टवेयर ट्रेंड डाटा, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन एंड जनरेट रिस्पॉन्स। तो आप ये बोल सकते हो कि एआई मॉडल एक प्रकार का ब्रेन है, और जिसको ट्रेन किया गया, उसके अंदर ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? डाटा डालना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, और उसमें एल्गोरिथम डालना पड़ता है। तो जब ये तीनों चीज अगर आप कर दोगे तब जाके आपका एआई मॉडल क्रिएट होता है। तो एआई मॉडल क्रिएट होता है तो आप अगर ये सोचोगे कि चलो हम एआई मॉडल ही डेवलप कर लेते हैं, तो मेरे मन में भी ख्याल आ गया था 2024 में। तो फिर मैंने स्टडी किया और बाद में पता चला कि एआई मॉडल जनरली जो बना रहे, जो मतलब इंजीनियर काम करते हैं, वो मोस्टली आईआईटीएन होते हैं। बचपन से मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, और आईआईटी करने के बाद एमटेक करते हैं, और कुछ लोग फिर पीएचडी करते हैं। 35 साल की उम्र में वो स्टार्ट करते हैं एआई मॉडल डेवलप करने। तो मैं छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम एआई मॉडल जो बना हुआ है उसको यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे कॉल करके। तो दूसरी बात है कि अगर इसको बनाने के पीछे भीड़ भी जाओ तो कैसे बनाओगे? उसका सर्वर ही कई अरबों खरबों रुपए का है। वो भी दिक्कत है कि वो कहाँ से लाओगे, जहाँ डिप्लॉय करोगे। तो ये सर्वर बनाना, ये सब करना बहुत महंगा काम है, इसीलिए दुनिया में अमेरिका नहीं बना पाया था इस पे इतना खर्चा करके। और चाइना ने भी कुछ खर्चा किया बट उतना तो नहीं किया। तो ये बड़ा दिक्कत है कि इसको सर्वर बनाना, कोई कंट्री बोले कि मेरा खुद का एआई मॉडल बना दूंगा, सर्वर बना दूंगा। अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये एआई मॉडल समझ गए ना, जस्ट ब्रेन है। और ब्रेन के अंदर जब डाटा फीड किया जाता है बार बार, उसको ट्रेनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग मतलब कुछ वो गलती करता है, फिर अपनी गलती से सीखता है, कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसको अवार्ड देते हैं। तो इस प्रकार से, और उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, लॉजिक्स लगाए जाते हैं। लेकिन उसको इतना कैपेबल कर देते हैं कि खुद से डिसीजन लेता है। उस खुद से वो समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, और जितना हम ट्रेनिंग दिए, ऐसा नहीं कि उतना ही काम करता है। ये एआई मॉडल है, ये उससे 1000 गुना काम करके दिखा देगा, नया काम कर देगा जो आपने बोला नहीं है, लेकिन वो सीखते जाता है पैटर्न्स वगैरह से। तो ये एग्जाम्पल से सीख जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न से समझ जाता है, परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली, और अपने आप करता है। हमको बार बार ऐसे बोलना नहीं रहता, कमांड नहीं देना रहता है कुछ चलाने के लिए। ये ऑटोमेटिकली वर्क कर सकता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इंसान जितना वो इंसान से तो कई गुना फास्ट है। ह्यूमन एरर हो सकती है, ज्यादा होती है, इससे कम होगी। स्पीड बहुत फास्ट है, मेमोरी वगैरह सारा चीज। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। जितना काम ह्यूमन करता है, ये उससे 100 गुना ज्यादा काम कर सकता है सेम टाइम पे। तो ये हो गया आपका एआई मॉडल। अब मॉडल कैटेगरी में जाते हैं कि मॉडल की कैटेगरी कितने प्रकार की होती है, इसको ध्यान से देख लो एक बार। तो जैसे मान लो कि हम इसमें देख रहे हैं प्री ट्रेन मॉडल। तो प्री ट्रेन मॉडल का मतलब होता है रेडी इमीडिएटली, यानी आप डिप्लॉय करो और यूज करो। जैसे मैं बताया था 10 मिनट में जो डिप्लॉय किया था, वो क्या था? GPT 4, GPT 5 मिनी। ये मॉडल जो है, ये प्री ट्रेंड है। यानी कि आप इसको डिप्लॉयमेंट में 5 से 10 मिनट लगता है, और फिर एप्लीकेशन वगैरह में इंटीग्रेट करने बैठो और उसको यूज करना चालू करो तुरंत। और ये बहुत ही एडवांस लेवल का है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जीपीटी जो है, सबसे पहले लॉन्च आया था। आज भी उसके वर्जन आते जा रहे हैं, और वो अभी लेटेस्ट में 5.4 आ रहा है।
तो जितना लेटेस्ट यूज करोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, रिजल्ट ज्यादा, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा डिटेल्स में मिलेगा, लेकिन कॉस्टली भी पड़ेगा। तो फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको कौन सा यूज करना है। लेकिन प्री ट्रेन मॉडल का मतलब इतना होता है कि जिसको आप डिप्लॉय करो और सीधा यूज करो, उसको कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी सब ट्रेन किया हुआ है, डाटा वाटा सब फीड है उसके अंदर। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आता है फाइन ट्यून डाटा मॉडल। तो ये फाइन ट्यून डाटा मॉडल्स एक्चुअली में क्या होता है? तो ये ऐसा मॉडल्स होता है कि ये भी ट्रेंड होता है, लेकिन ये कुछ लेवल तक ट्रेंड होता है, या आप ये बोलो कि ये 50% भी ट्रेंड हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में 70% भी हो सकता है। तो इसको क्या करना पड़ता है फिर, हमारे काम करने के लिए फिर हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो जब जैसे क्यों देना पड़ता है, क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कंपनी की पॉलिसीज वगैरह, तो ये पहला प्री ट्रेंड है जो वर्ल्ड का सबसे टॉप का है, लेकिन वो आपकी कंपनी की पॉलिसी नहीं जानता है। तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप तो इसको ट्रेन भी नहीं कर सकते ना, वो तो आपके कंट्रोल पे नहीं है। वो तो कंपनी ने ट्रेन करके पूरी दुनिया को दी है यूज करने के लिए, जैसे चैट जीपीटी वगैरह जो आप चला रहे हो, तो उसके पीछे क्या है? प्री ट्रेन मॉडल लगा हुआ है। तो आप उसको ट्रेन थोड़ी नहीं कर सकते हो, आप तो उससे बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे काम करवा सकते हो। लेकिन फाइन ट्यून मॉडल जो है ये ऐसा प्रोवाइड कर दिया फिर एजोर ने कि ठीक है भाई, एक मॉडल आप डिप्लॉय कर दो और आप इसको अपने हिसाब से ट्रेन करो, यानी हमें एक्सेस दे दिया ट्रेन करने का। तो हम क्या करते हैं कि फाइन ट्यून मॉडल ले लेते हैं और उसको आप क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरे कंपनी की लीव पॉलिसी बताओ या एचआर पॉलिसी बताओ, तो वो नहीं बताता है, या बोलता है डाटा नॉट फाउंड या कुछ गलत बताता है। फिर हम क्या करते हैं, उसका डाटा सेट तैयार करते हैं ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का डाटा सेट जेसन फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैंने जब किया था तो मैं जेसन फॉर्मेट यूज किया था। तो जेसन में मैंने क्या किया, वो सारे डाटा को पूरा कन्वर्ट किया जेसन में, और फिर उसका डाटा सेट बना के मैंने उसको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद दोबारा क्वेश्चन पूछा, एकदम प्रॉपर जवाब दे दिया। फिर अगला क्वेश्चन किया, वो जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसका भी डाटा सेट बनाया, उसको ट्रेन किया। तो अगर आपके कंपनी के जितने भी डाटा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी पॉलिसीज है, जो भी आपकी कंपनी 10 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, जो बना बना हुआ है, लेटेस्ट है, जो अप्रूव्ड है, वो सारा चीज आप धीरे 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 इसके अंदर डाल दो। अब इसके बाद ये आपकी कंपनी का कोई भी चीज पूछोगे इसको, मेरे को हमारी कंपनी में ईयर में कितने पैड लीव है, कितने सीक लीव है, तुरंत बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया वो सारी डाटा, वो ट्रेनिंग, वो सब चीजें हम इसके अंदर फिट कर दी। तो इसको बोलते हैं फाइन ट्यून मॉडल। मतलब आसान होता है इसको ट्रेन करना, लेकिन पहले से बना हुआ मॉडल है, और ट्रेंड है कुछ थोड़ा बहुत, बट लेकिन जो नई ट्रेंड है वो हम दे सकते हैं इसको ट्रेनिंग। तो ये हो गया फाइन ट्यून मॉडल। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया, और दोनों का डिप्लॉयमेंट बहुत ईजी है, मतलब डिप्लॉयमेंट में 10 मिनट ही लगता है। कस्टम मॉडल देखते हैं। तो कस्टम मॉडल्स क्या होता है? बिल्ड फॉर यूनिक नीड्स। अब कस्टम मॉडल जो रहता है ना, ये बोल सकते हैं कि अगर उसमें कुछ पहले से थोड़ा बहुत डाटा या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी तो वो 5 से 10% रहती है, या ज्यादा हुआ तो 20%। क्योंकि कस्टम मॉडल आपने लिया है कि भाई सब कुछ आप ही करोगे इसके लिए। तो कस्टम मॉडल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कस्टम मॉडल का मतलब ये है कि जैसे ये खाली ब्रेन आपको दे दिया गया। कस्टम मॉडल मतलब एकदम ब्लैंक ब्रेन है, अब आपको जो डाटा डालना है आप डालो, शुरुआत से डालो। तो फिर उस कंडीशन में आप कोई स्पेसिफिक डाटा डालने के लिए उसको लेते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, सपोज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मेरे को अगर शौक है तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे को सालों लग जाएंगे, और कई मेरे से सही होगा, कहीं गलत होगा, जो मेरे प्रोडक्शंस है, और धीरे धीरे अपनी गलती को सुधारूंगा। तो ऐसे करते करते मेरे को 10 साल लगेंगे, तो जाके मेरी थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब मेरे ब्रेन से हो रहा है ना, मैं जितना किताब पढ़ रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि अपने ब्रेन की जगह कस्टम मॉडल लूंगा, और बैठ बैठ के उसको ट्रेनिंग दूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के क्या क्या होते हैं, आपके ग्रह वगैरह क्या रहते हैं, हाँ, हाथ की रेखाएं कितने प्रकार की होती है, जो भी उसको ट्रेन करते जाऊंगा। तो यानी कि उसको पूरा जीरो से ट्रेन करूंगा, एबीसीडी से। लेकिन मैं उसको एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट बना दूंगा। तो हो सकता है कुछ साल लगेगा, लेकिन उसके बाद वो जो मॉडल है वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि आप बस अपने हाथ पे स्कैनर के ऊपर रख दो, तुरंत आपका पूरा भविष्य वगैरह बताना चालू कर देगा। आप डेट ऑफ बर्थ और ये सब डाल दो, वो तुरंत बताएगा। वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर आप बोलोगे कुंडली का सॉफ्टवेयर में कोई काम करता नहीं है। कुंडली के सॉफ्टवेयर में कंडीशन एल्गोरिथम सेट है, सॉफ्टवेयर में वो उससे ज्यादा तो 1% कुछ काम नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो उसमें फीड किया गया है। ये तो अपने खुद के डिसीजन दे सकता है, पैटर्न देख करके नया कुछ बता सकता है जो उसके अंदर
तो हमने फिट भी नहीं किया, ट्रेनिंग भी नहीं की। ये मैं बताया ना, ब्रेन होता है सेल्फ डिसाइड करने वाला, डिसीजन लेने वाला। तो कस्टम मॉडल जनरली तब यूज किया जाता है जब पर्टिकुलर एक ही फील्ड में अगर हमको ऐसा ट्रेनिंग देना है और काफी ज्यादा दे करके उसको उसी के लिए केवल यूज करना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने मॉडल रेडी कर दिया कस्टम मॉडल लेके, तो वो हमेशा के लिए एस्ट्रोलॉजी का ही काम करेगा। मैं उसमें 10 चीजें नहीं डालूंगा। अगर दूसरा करना रहेगा तो मैं दूसरा कस्टम मॉडल तैयार करूंगा। कस्टम मॉडल जो है आप अपने लोकल मशीन वगैरह में भी डिप्लॉय कर सकते हो, और एजोर क्लाउड जो है उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एजोर एआई सर्विस जो है प्रोवाइड करता है कि आप कस्टम मॉडल भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्मॉल मॉडल। स्मॉल मॉडल का मतलब है कि इसमें भी 5-10% थोड़ा बहुत दिमाग होता है, या बोला जाए डाटा होता है। ये बहुत ही सस्ता होता है। इसको आप कितना भी रात दिन यूज करो, इसमें R&D करो, POC करो, या इसको किसी सॉफ्टवेयर से जोड़ दो, लगा दो, देखिए छोटा मोटा काम करता रहेगा। और आपके पैसे एकदम नहीं के बराबर रहेंगे। बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ 50-100 रुपये तब भी आ जाएगा। तो ये POC करने के लिए, कुछ गेम्स वगैरह के लिए, या ऐसा बोला जाए कि स्मॉल मॉडल को मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे आपका मोबाइल है, अब मोबाइल में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, तो मैं वो सारी फंक्शनैलिटी का डिटेल एक स्मॉल मॉडल में डाल दिया। अब आपको अगर कुछ भी पूछना है कि मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन कैसे ओपन करूंगा, वो तुरंत सारा फ्लो बताना चालू कर देगा। यानी कि इस टाइप से मैं कुछ यूज कर सकता हूँ कि कोई एक फंक्शन बना हुआ है, या कोई एक डिवाइस है, या कोई भी एक चीज है जिसमें जैसे कोई प्रोडक्ट होता है उसमें कैटलॉग होता है ना, कैटलॉग में क्या होता है उसके सारे फंक्शन डिस्क्राइब किए होते हैं। तो समझ जाओ कि वो जो कैटलॉग आपके हाथ में PDF में, या फिर आपके हाथ में बुक के फॉर्म में, तो आप वो इंफॉर्मेशन एक मॉडल में डाल देते हो। तो ये बहुत छोटा स्मॉल मॉडल है, इसमें इतना काम हो जाता है और वो काम करना चालू कर देता है। तो बड़ा स्कोप नहीं होता है इसका, तो सस्ता होता है। तो कुछ R&D POC या कुछ इस टाइप का जो मैं बताया ना, छोटे छोटे स्कोप के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसका थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। अभी मैंने वहां तो बता दिया, लेकिन यहाँ और देख लेते हैं। प्री ट्रेन मॉडल क्या होता है कि ये ऑलरेडी ट्रेंड होता है। जैसे मैंने बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई ने ऑलरेडी ट्रेन किया है जिसका नाम है GPT। और इस GPT के वर्जन आते जा रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ते जा रही है उनकी, और उसका वर्जन भी बढ़ता जा रहा है, और वो और एडवांस हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि फास्टेस्ट टाइम टू वैल्यू, है ना, आपका जो बहुत ही फास्टली आपका काम हो जाता है। ग्रेट फॉर चैटबॉट एंड असिस्टेंट। तो जितने भी चैटबॉट असिस्टेंट के लिए डेफिनेटली आपको GPT, जैसे मैंने बताया, 4 GPT 4 मिनी यूज किया, और एक नए प्रोजेक्ट में भी GPT 5 मिनी यूज कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, चैटबॉट बनाओगे तो आपको लेना पड़ेगा। फिर यूजफुल फॉर ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन। ट्रांसलेशन मतलब NLP सर्विस जो होती है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वो इसके अंदर ऑलरेडी है GPT के अंदर। तो ये आपका कोई भी ट्रांसलेशन कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, समराइज कर देगा किसी चीज को, क्योंकि ट्रेन मॉडल है। वर्क्स वेल फॉर कॉमन बिजनेस टास्क। तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी बिजनेस रिलेटेड टास्क के लिए। जैसे एग्जाम्पल, कस्टमर FAQ बोट आंसरिंग रिटर्न पॉलिसी इंस्टेंटली। जैसे मैं बताया था कि बोट, तो बोट के लिए ये यूज करना जरूरी होता है। ये प्री ट्रेंड मॉडल मैंने बता दिया, ऑलरेडी ट्रेंड है। जैसे GPT मैंने दिया, ऐसे ही और भी है, केवल GPT नहीं है। जैसे क्लाउड है, तो क्लाउड के पीछे भी मॉडल्स लगे हुए हैं, जो एंथ्रोपिक कंपनी का है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं। फाइन ट्यून मॉडल में इसमें थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कंपनी के कोई एग्जाम्पल्स होते हैं, या टर्मिनोलॉजी होती है, प्रेफरेंस रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे मैं पॉलिसी बोल दे रहा हूँ, HR पॉलिसी, लीव पॉलिसी, है ना। तो इस टाइप के जो भी चीज़ है, वो सारा चीज़ हम डाटा सेट इसमें डाल करके इसको रेडी करते हैं। तो ये एक्चुअली में फाइन ट्यून मॉडल में आपको जब डिप्लॉय करते हो, तो आपको मिलता है बेस मॉडल। ठीक है, बेस मॉडल मतलब एकदम जीरो नहीं है, उसके अंदर है बहुत सारा डाटा। बट आप अगर ऐसा बोलेंगे तो वो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 50 से 70% तक का डाटा है उसके पास। लेकिन हम उसको अपने यूज के लिए बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने कंपनी का डाटा पूरा उसको फिट करेंगे। तो जब कंपनी का डाटा जब उसमें बेस मॉडल में पूरा फिट हो जाएगा, तो वो फिर आपका बेटर आंसर देगा। आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका एक्यूरेट जवाब दे देगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है। कस्टम मॉडल हम देखते हैं। दीज मॉडल्स आर डिजाइन फॉर यूनिक प्रोडक्शन और ऑप्टिमाइजेशन सिनेरियो। तो कस्टम मॉडल में जैसे मान लो कि फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, ये एक मेरे को स्कोप मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, एक कस्टम मॉडल लूंगा
और फ्रॉड डिटेक्ट करने के जितने भी एल्गोरिथम होते हैं, जितने भी लॉजिक्स होती है, मैं सारा का सारा उसमें डालते जाऊंगा। जितने भी डाटा फीड करना है, ट्रेनिंग फीड करना है, ये मैं उसमें फीड करूंगा। तो वो कस्टम मॉडल जो है केवल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बन जाएगा, और उसका काम केवल वही होगा। तो ऐसे जब हम अलग अलग मॉडल तैयार करते हैं पर्टिकुलर स्कोप में, तो उस कंडीशन में हम जो है कस्टम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे सेल्स एंड डिमांड की फोरकास्टिंग करना है, तो कस्टम मॉडल लेके उस प्रकार के डाटा डाल के उसको ट्रेनिंग कर देंगे। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन बना रहे हैं, तो इसके लिए कस्टम मॉडल बना देंगे। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन कहाँ यूज होता है? ये आपका होता है जैसे यूट्यूब में आप कोई गाने वगैरह ज्यादा देखते हो, पुराने गाने, ब्लैक एंड व्हाइट गाने, लेकिन अगले दिन जब जाके लॉग इन करते हो तो आपको उसी टाइप के गाने स्क्रीन पे तेजी से आ जाते हैं। तो वो क्या हो गया? रिकमेंडेशन हो गया। या फिर आप अमेजन में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या सर्च कर रहे हो, और उस प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखोगे, नीचे देखोगे तो उसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट अपने आप आ जाते हो। तो ये सारे कैसे काम हो रहा है? कस्टम मॉडल के कारण हो। पीछे बैकएंड में एक कस्टम मॉडल बना के प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का पूरा डाटा उसमें डाल दिया गया है, और वो फिर ट्रेनिंग दे दी गई है, और वो मॉडल ऑटोमेटिकली अब काम कर सकेगा एप्लीकेशन के साथ। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी आप ऐसे बना सकते हो, तो और भी हो सकते हैं। यहाँ जस्ट चार प्रकार की चीजें दी है, लेकिन ऐसे 100 या 1000 भी स्कोप्स हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। हर स्कोप के लिए आप एक कस्टम मॉडल यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मॉडल सिलेक्शन गाइड, कि मॉडल हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या थोड़ा सोचते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मान लो हमको चैट बोर्ड बनाना है कन्वर्सेशन के लिए, तो मैंने बताया ना कि जीपीटी यूज करना ही पड़ेगा। तो ये अगर हमको एजोर में जाना है, एजोर एआई यूज करें, तो वहाँ की बात है। अगर AWS और कहीं और जाते हैं तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेमिनाई यूज कर सकते हैं गूगल का, और भी बहुत सारे, उसमें भी चैटबॉट बनता है। लेकिन अभी फिलहाल मेरा फोकस एजोर पे, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एजोर में आप काम कर रहे हो, चैटबॉट बनाना है तो आपको जीपीटी यूज करना पड़ेगा। जीपीटी मॉडल, चाहे वर्जन आप डिसाइड कर सकते हैं आपके स्कोप के हिसाब से। नीड लाइव कंपनी नॉलेज, तो उसके लिए RAG रैक फ्रेमवर्क यूज करना है। रैक फ्रेमवर्क जैसे आपके जिसमें मैं बताया था कि आपको कंपनी के डाटा वगैरह ट्रेन करना पड़ता है, वेक्टर डीबी बनाना पड़ता है। तो इसमें लैंग चेन हो गया, और भी फ्रेमवर्क होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है RAG रैग में। नीड प्रोडक्शन फ्रॉम डाटा, अगर प्रोडक्शन लेवल का आपको काम करना है तो ML सर्विस यूज करना है। तो एजोर एआई में अगर जाएंगे, तो वहां पर आपको ML सर्विस मिल जाएगी, और उस ML सर्विस का अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो उसको डाटा फीड करोगे पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो आपको प्रोडक्शन रिजल्ट दे देगा। हालांकि डायरेक्ट इतनी आसानी से नहीं होता, उसमें कुछ आर्किटेक्चर करके और भी सर्विसेज यूज करनी पड़ती है। तो लेकिन ML का मेन मतलब यही होता है कि आपको कोई प्रोडक्शन रिलेटेड काम करना है, तो आपको ML सर्विस यूज करनी पड़ेगी। नीड लो कॉस्ट एंड स्पीड, तो स्मॉल मॉडल, अगर आपका बजट ही बहुत कम है, या आप R&D POC या सीखने के नाम पे काम कर रहे हो, तो आप स्मॉल मॉडल यूज करो, तो आपके बिल एकदम कम आएंगे। जीपीटी वगैरह यूज कर लोगे सीखने के नाम पे, तो गलत कुछ काम किए तो फटाक से बिल 40-50 हजार भी पहुंच सकता है, और 1 लाख भी पहुंच सकता है। तो बहुत प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ता है। तो कोशिश करो, कंपनी अगर हम काम कर रहे हो तो हायर मॉडल लो। अगर खुद के लिए सीखने के लिए काम कर रहे हो तो लोएस्ट लो, जिसमें आपका जो है बिल कम है। तो ये नाम है एजोर एआई फाउंड्री। तो ये एजोर एआई फाउंड्री जो है ना, एक्चुअली में एक पूरा का पूरा वर्क स्पेस है एक्चुअली में, जहां पर आप बहुत कुछ मैनेज करते हो। जैसे कि आप कोई मॉडल है उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हो वहाँ पर, आप ML सर्विसेज ले सकते हो, स्पीड सर्विसेज भी वहाँ पर अवेलेबल है। आप मॉडल डिप्लॉय करके जस्ट वहाँ पर कुछ टेस्ट करना चाहते हो API, आप वहीं पर रन करके भी देख सकते हो उसका रिस्पॉन्स वगैरह। और बहुत सारी चीजें जो है हमको वहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो ये AI फाउंड्री करके एक सेपरेट ही उसने निकाल दिया। अगर आप एजोर में लॉग इन करते हो, तो आपको portal.azure.com में जाना पड़ेगा। बट आप यहाँ आना चाहते हो, तो आपको वहाँ जैसे ओपन AI सर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद ओपन AI में एक ऑप्शन आएगा AI फाउंड्री का, उसको क्लिक करेंगे तो नया टैब खुलेगा। और अगर आपको डायरेक्ट खोलना है, तो आप AI.azure.com लिख के एंटर करके साइन इन करेंगे, तो आप डायरेक्ट AI फाउंड्री वर्क स्पेस में एंटर कर जाओगे। तो AI फाउंड्री जो वर्क स्पेस, उसमें बहुत सारे सेटिंग्स है, ऑप्शंस है, मॉडल डिप्लॉयमेंट करने के लिए, फिर वो सब चीजें हैं। अगर इसको भी अगर कोई सीनियर डेवलपर बहुत अच्छे से कर लेता है, तो वो रेज्यूम में ये भी लिख सकता है कि मैं एजोर AI फाउंड्री का पूरा सेटअप करना जानता हूँ। तो एक तो एजोर पोर्टल के थ्रू, और एजोर AI फाउंड्री का IDE एप्लीकेशन भी अवेलेबल है।
तो अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर लेते तो भी वो कनेक्ट करके आपका पूरा काम वैसे ही होगा जैसे एजोर में हो रहा है। तो आप दोनों चूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में एजोर ओपन करके काम करना है, या आपको विजुअल स्टूडियो जैसा एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और उसके द्वारा सेटिंग करनी है। तो दोनों उसमें मिल जाएगा। एक्सेस मेनी मॉडल इन वन प्लेस, एक जगह सारे मॉडल मिलेंगे। टेस्ट प्रॉम्प्ट्स एंड वर्कफ्लो, आप तुरंत तुरंत कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देके टेस्ट कर सकते हो, वर्कफ्लो चेक कर सकते हो। डिप्लॉय सिक्योरली टू प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली सिक्योर इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे रोल्स वगैरह दिए हुए हैं, एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं, तो आपको वो सब देने पड़ते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने एआई फाउंड्री बना लिया और मेरे पास एआई टीम के 6 रिसोर्स बैठे हुए, 6 एआई इंजीनियर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, उन 6 को एक्सेस दूंगा एआई फाउंड्री का। तो वो लोग जब लॉग इन करेंगे तो उनको परमिशन मिल जाएगा, और वो लोग भी मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं, एपीआई वगैरह उसको बना सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, जितना भी उसमें फीचर्स है वो यूज कर सकते हैं। और बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि जब तक मैं राइट्स नहीं दूंगा कोई इसमें एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और क्या क्या राइट्स देना है वो वही काम कर पाएगा। मॉनिटर यूजेस एंड क्वालिटी, इसमें मॉनिटरिंग फीचर्स भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं आपके मॉडल्स वगैरह के बारे में, उसमें कितना लोड आ रहा है, कितना टोकन आपका कंज्यूम अभी तक हो चुका है, और ये सारा चीज आपको मिलेगा। गवर्नेंस कंट्रोल्स भी यहाँ से हो जाता है। और मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें टोकन कोटा भी डिफाइंड होता है। अगर मान लो कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मेरा बिल 1-2 लाख तो नहीं आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैक्स कोटा डिफाइन कर दूंगा कि भाई मेरा बिल जो है ना 20,000 से आना ही नहीं चाहिए ज्यादा। अगर 20,000 को टच कर दिया तो जो सर्विस है ना अपने आप डाउन कर दो। तो देखो इस प्रकार की भी फैसिलिटीज रहती है, तो प्रिकॉशंस लेना पड़ता है जब हम काम करते हैं। फाउंड्री वर्कफ्लो, तो फाउंड्री वर्कफ्लो एक क्या चीज होता है। तो फाउंड्री वर्कफ्लो में हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का एआई लाइफ साइकिल, तो एक्सपेरिमेंट टू प्रोडक्शन, तो एक इसके लिए हम बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चूज ए मॉडल, पहले कोई एक मॉडल डिसाइड करो। जब मॉडल डिप्लॉयमेंट करने जाओगे ना बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है, मैंने एक सेशन में शो भी किया था। मैं अभी ये सब चीजें आपको शो भी करूंगा अगले सेशन में कि एआई फाउंड्री में कहाँ पर क्या क्या चीज है। अभी बस थोड़ा सा याद रखो। डिजाइन प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स के डिजाइन हम करते हैं, इवेल्युएट आउटपुट करते हैं, उसके बाद डिप्लॉय एपीआई एंड मॉनिटर रिजल्ट। तो जैसे मान लो कोई मॉडल्स जो है उसमें अगर कोई प्रॉम्प्ट्स हम अगर मान लो जनरेट कर रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, और आखिरी में हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो मॉनिटरिंग जो है मस्ट है। जब भी आपका कोई चीज डिप्लॉयमेंट होता है तो वो मॉनिटरिंग से आपका जुड़ा रहना चाहिए। आप बाहर के भी टूल यूज कर सकते हैं, जैसे एजोर मॉनिटर हो गया या एप्लीकेशन साइट हो गया, थर्ड पार्टी टूल, ओपन सोर्स टूल भी अवेलेबल है मॉनिटरिंग के लिए। तो ये आगे सेशन में बताऊंगा, मॉनिटरिंग सेशन। मॉडल कैटेलॉग हम देख लेते हैं। जैसे जीपीटी फॉर एडवांस लैंग्वेज टास्क, तो अगर मान लो कि एडवांस लैंग्वेज टास्क अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जीपीटी मॉडल लेते हैं। जीपीटी मॉडल के वर्जन होते हैं बहुत सारे, तो जो मैं बता रहा था GPT-4 मिनी, GPT-5 मिनी, है ना, जीपीटी कोडेक्स, ये सब मॉडल के नाम हैं, और अलग अलग मॉडल की प्राइसिंग अलग है। और कुछ मॉडल तो देता ही नहीं है। जीपीटी कोडेक्स जो है ना वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही बना के एक बार में आपको देने के लिए बनाया गया है। जैसे कई लोग जो क्लाउड में काम कर रहे हैं एंथ्रोपिक का, तो वो कितना जल्दी वो पूरा कोड जनरेट करके दे देता है, सॉफ्टवेयर ही बना के दे देता है छोटा सा। तो ऐसे ही इसने क्या निकाला, जीपीटी कोडेक्स, बट वो हर कंपनी को नहीं देता। तो मैंने एप्लीकेशन डाला था, मेरा रिजेक्ट हो गया। वो चेक करते हैं कि आप पे कितने लोग हैं, कितने का आपका अजूर का बजट है, बहुत सारे पैरामीटर है। तो अगर वो परमिशन देंगे तभी आप उसको ले सकते हो, बाकी उसके अलावा जो ओपन वाले हैं उसको तो आप डिप्लॉय करके यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद एक फाई, एक मॉडल का नाम है। तो अगर मान लो एफिशिएंट वर्कलोड में आपको काम करना चाहिए तो ये मॉडल डिप्लॉय करना रहेगा। फिर इसके बाद कुछ मॉडल जो रहते हैं ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है, सही बोल रहा हूँ, उसके चार्जेस नहीं लगते। अगर मैं इस प्रकार के मॉडल लेके उसको यूज करूंगा तो मेरा बिल मॉडल से रिलेटेड तो नहीं आएगा, और दूसरे को उठा सकते हैं जो एजोर की सर्विस में अगर यूज कर रहा हूँ। फिर इसके बाद है एम्बेडिंग फॉर सर्च एंड आरएजी, इसके चार्जेस आते हैं। एम्बेडिंग मॉडल होता है, और ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एम्बेडिंग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिसाइड कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, वो मॉडल हमको डिप्लॉय करना पड़ता है। तो मेनली आपको एक जीपीटी मॉडल और एक एम्बेडिंग मॉडल
अगर चैटबॉट बना रहे तो आपको करना जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। तो इसको डिसाइड करते समय हम क्वालिटी, स्पीड और कॉस्ट तीनों देखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में पहले तो कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट को देखने के बाद फिर चेक करते हैं कि अच्छे की क्वालिटी हमारे लिए चलने लायक है भी कि नहीं। अगर अच्छी लग रही है, हमारा काम हो जा रहा है, कॉस्ट भी कम है, स्पीड भी मिल जा रही है, ऐसा नहीं कि बहुत देर वेट करना पड़ रहा है, तो हम लोएस्ट वाला लेते हो। हमेशा काम हमेशा लोएस्ट से स्टार्ट करो। लोएस्ट में काम नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आप ऊपर जाओ। ठीक है, डायरेक्ट एकदम टॉप लेवल पे मत जाओ। पता चल रहा है कि आपका काम लोएस्ट में हो सकता था और आप उसका, जहाँ 10,000 का बिल आता है, 1 लाख का दे रहे हो, जबकि काम आपका 10,000 में भी हो सकता था। तो हमेशा लोएस्ट से ऊपर की तरफ जाना। एक प्रॉम्प्ट फ्लो देखते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसा रहता है। कि जैसे मान लो कि आपका एआई के लिए एक रिसीव यूजर क्वेश्चन, यूजर ने कोई क्वेश्चन डाल दिया, कहाँ डालेगा? एआई चैटबॉट में डालेगा, एआई असिस्टेंट जो हमारा जो सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें डालेगा। तो सबसे पहले वो नॉलेज सर्च करेगा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? आरएजी। अगर आरएजी अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो नॉलेज सर्च वेक्टर डीबी की तरफ जाएगा। वेक्टर सर्च बोलते हैं, सिमेंटिक सर्च भी बोलते हैं इसको। और वो डाटा लाएगा। वो लाने के बाद आपको क्या करेगा कि जनरेट आंसर विथ मॉडल। तो मॉडल को यूज करके आपका आंसर को जनरेट करेगा। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जनरेट होगा। फिर उसके बाद उसको वैलिड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेगा और उसके बाद यूजर को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ एग्जांपल दिया कि एचआर असिस्टेंट आंसरिंग लीव पॉलिसी क्वेश्चन, तो तुरंत उसको वो पॉलिसी के जो डिटेल्स है वो दे देगा। ये प्रॉम्प्ट फ्लो एक मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर डाटा सेट टाइप, डाटा सेट क्या चीज होता है मैं बताया था ना, ट्रेनिंग देने के लिए हमको डाटा सेट भेजना पड़ता है। तो डाटा सेट अलग अलग प्रकार का हो सकता है ट्रेनिंग के हिसाब से। जैसे कि कोई पीडीएफ हो सकता है। कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आता रहता है, और उसको जरूरत पड़ने पे प्रिंट भी किया जाता है। कुछ मैनुअल्स हो सकते हैं, बुक की फॉर्मेट में हो सकता है। एक्सेल हो सकती है बहुत सारी, जिसमें उनके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कई साल से उन्होंने बना कर रखी हुई है। सीएसवी फाइल हो सकती है। डाटाबेस हो सकता है, कंपनी का कोई डाटाबेस है 10 साल से, उसमें कुछ रूल्स वगैरह, पॉलिसीज या कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो एग्रीमेंट्स वगैरह के डाटा वगैरह डाल के रखे हुए। इमेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो डाटा का फॉर्मेट कैसा भी होगा, लेकिन ये डाटा सेट हमको बनानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ डाटा सेट वर्ड जो हो रहा है ना, इसमें एक चीज याद रखो कि ये बहुत ही प्योर क्लीन डाटा का कलेक्शन को डाटा सेट बोलते हैं। यानी ये जो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि बहुत क्लीन हो सकता है कि उसमें कोई चीज रिपीट हो गई हो, डुप्लीकेट हो गई हो। हो सकता है बीच में रो ब्लैंक हो, है ना, कोई डाटा इनकम्प्लीट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो डाटा को पहले ट्यून किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसको डाटा सेट कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद ट्रेनिंग आपका, ट्रेनिंग देने के लिए वो रेडी हो जाता है डाटा। इसमें देख लेते हैं गुड डाटा या रिस्की डाटा। तो गुड डाटा किसको बोलते हैं? अगर वो क्लीन है और करंट डाटा, यानी कि ऐसा नहीं हो कि 10 साल पहले कंपनी कुछ पॉलिसी बनाई थी और वही पॉलिसी को ला करके आप ट्रेन कर दी, और जबकि आज की डेट में पॉलिसी चेंज हो गई है, दूसरी पॉलिसी है। तो पहली बात तो करंट डाटा होना चाहिए जो वैलिड है, और दूसरा चीज है क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब मैंने बताया ना कि ब्लैंक लाइन नहीं होना चाहिए, डाटा ऐसा कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारा चीज बोलते हैं कि पहले क्लीन होना चाहिए, डुप्लीकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर बैलेंस एग्जाम्पल। तो बैलेंस्ड एग्जाम्पल भी होना चाहिए ताकि उसको ट्रेनिंग, जो मैं बताया था ना, एग्जाम्पल देके भी ट्रेन किया जाता है। डाटा के साथ साथ एग्जाम्पल भी हमें देना पड़ता है। फिर एक्यूरेट लेबल्स, जो लेबल्स है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। कई बार हो सकता है कि आपके एक्सेल में डाटा है, उसका जो शीट का नेम है या कॉलम का नेम है वो कोड वर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन जब डाटा सेट बनाओगे ना, तो वो कोड वर्ड को पूरा फुल लेंथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एआई को समझने के लिए उसको एआई फ्रेंडली कंटेंट में कन्वर्ट करना है। तो एक्यूरेट लेवल होना चाहिए, ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक एम्प्लॉय को बोल दिए कि अरे भाई तो पॉलिसी वगैरह निकाल कर दे दे, मैं डाल दूंगा। नहीं, प्रॉपर मेल वगैरह डाल के अप्रूवल लेके एचआर से, एचआर की पॉलिसी एचआर मैनेजर से ही लेना है, मेल में लेना है। तो ये जो कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन अगर किसी कंपनी में, तो ऑथेंटिकेट पर्सन से ही ले करके उसको क्लीन करके फिर उसके बाद उसको ट्रेन करना है। अगर मान लो कि रिस्की डाटा में क्या होता है कि ओल्ड डाटा है तो रिस्की हो जाएगा, डुप्लीकेट डाटा है तो रिस्की हो जाएगा, मिसिंग वैल्यूज है तो रिस्की हो जाएगा, बायस इन
सैंपल्स है तो रिस्की हो जाएगा। ये बायस को आप लोग जानते होंगे ना कि किसी एक तरफ से ज्यादा जवाब देना। अगर मान लो जैसे पॉलिसीज है बॉयज की गर्ल्स की, तो पता चल रहा है कि बॉयज वाली पॉलिसी या बॉयज वाला डाटा को हम डाल दिए, तो एआई को जब भी कोई जवाब देना है तो बॉयज की तरफ से ही दे रहा है, गर्ल्स की तरफ से जवाब ही नहीं दे पा रहा है या उसको कुछ बता ही नहीं पा रहा है उसके रूल्स वगैरह ये सब चीजें, तो इसको बोल देंगे कि बायस हो गया फिर। तो ये ऐसे डाटा डालना ही नहीं है कि जो उसको बायस कर दे। इनकरेक्ट लेवल, लेवल कभी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेवल्स मतलब जो भी डाटा रहेगा उसकी हेडिंग्स हो गए, कॉलम्स हो गए, शीट का नाम हो गया, फाइल का नाम हो गया, जो भी हो सकता है। या कहीं पर लेफ्ट साइड में कॉलम्स में पूरे लेवल्स दिए हुए और सामने वैल्यू दिया हुआ है, या की वैल्यूज पेयर है, जो भी हो सकता है। तो ये सारा चीजें जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दोनों यहाँ दिखा दिया। रिस्की डाटा क्या होता है, गुड डाटा क्या होता है, तो हमें गुड डाटा बनाना पड़ेगा। अगर बना बनाया मिल गया तो भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एआई फ्रेंडली कभी नहीं होता। कंपनी को थोड़ी ना पता एआई को कैसा डाटा चाहिए। कंपनी अपने हिसाब से डाटा रेडी रखती है, लेकिन जब ट्रेनिंग देने की बात करेंगे तो हम उसे बनाएंगे। ट्रेनिंग लाइफ साइकिल में हम देखते हैं यहाँ पर, तो कलेक्ट रिलेवेंट डाटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और मैंने बताया कि ऑथेंटिक सोर्स ही करना है कलेक्ट। फिर क्लीन एंड प्रिपेयर डाटा, तो उसको क्लीन करना है पूरा। क्लीन करने में बहुत सारी प्रोसेस है। डुप्लीकेसी को चेक करना है तो उसको डिलीट करना, कहीं गैप है, कहीं ब्लैंक है, कहीं कुछ छूट गई इंफॉर्मेशन, कुछ इनकरेक्ट है, तो ये सब चीज करना है और उसको प्रिपेयर करना है ट्रेनिंग डाटा सेट के फॉर्म में। फिर उसके बाद ट्रेन द मॉडल। तो मॉडल को जो ट्रेन करते हैं ना उसमें ही पैसा लगता है। एपीआई कॉल करना पड़ेगा आपको, और डाटा आपको जो है जेसन फॉर्मेट में जैसे आप भेज रहे हो पोस्ट एपीआई के थ्रू, तो फिर उसमें टोकन क्रिएट होता है, और टोकन का मतलब आपको बाद में बिल जनरेट होगा जितना टोकन यूज करोगे। वैलिडेट एक्यूरेसी, यानी कि आपको ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद आपको चेक करना रहता है। तो ट्रेनिंग के बाद जो चेक करते हैं एक्यूरेसी, यानी आप उसको ऐसे क्वेश्चन पूछते हो और उसको चेक करते हो कि अब ये डाटा दे रहा है कि नहीं दे रहा प्रॉपर। चाहे आपने लीव पॉलिसी पूछा, आपकी लीव कितनी बैलेंस है वो पूछा, सिक लीव कितनी बैलेंस है वो पूछा, और आपको जवाब दे रहा है, तो ये एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए प्रॉपर। डिप्लॉय टू यूजर्स, वो फिर एकदम जब फाइनल हो जाता है तो फिर उसको डिप्लॉय कर देते हैं, लो भाई सब लोग इसको यूज करो, हमारा ये सिस्टम रेडी हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज आता है, आरएजी वीएस फाइन ट्यूनिंग। तो ये दोनों का ही डिफरेंस यहाँ पर क्यों लिखे हैं कि लगभग इसके जो बैकग्राउंड में इसका जो पर्पस है ना थोड़ा बहुत सिमिलरिटी टाइप का था। सिमिलरिटी कैसा था कि आरएजी जो होता है ये काम क्या करता है कि हमको एक वेक्टर डीबी लेना पड़ता है, और हमारे पास बहुत सारी जो कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, या जैसे कोई हमने वेबसाइट बना के रखा था एचटीएमएल, किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास डाटा है, तो उसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे चंक्स में, और एम्बेडिंग मॉडल की मदद से हम उसको एम्बेडिंग कोड में कन्वर्ट करते हैं, और एम्बेडिंग कोड जो है वेक्टर डीबी में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको बाद में सिमेंटिक सर्च करके यूज किया जाता है। फाइन ट्यूनिंग क्या है कि ये एक मॉडल है और आरएजी फ्रेमवर्क है। तो आरएजी फ्रेमवर्क से हम ट्रेन किसको कर रहे हैं, वेक्टर डीबी को। और फाइन ट्यूनिंग मॉडल क्या है, एक मॉडल है, इसको सीधा डिप्लॉय करो और डायरेक्ट इसको इसकी एपीआई कॉल करके इसको डायरेक्ट ट्रेन करो। इसके बाद दो एपीआई रहेगी, एक एपीआई रहेगी कि जिससे इसको ट्रेन करेंगे, और दूसरी एपीआई रहेगी जो इसमें सर्च करके आपका डाटा लेके आएगी, रिजल्ट लेके आएगी, रिस्पॉन्स। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ टेक्निकली देखेंगे तो ये मैनुअल सर्च होता है आरएजी, आप इसको कोड में मेंटेन करना रहता है। और फाइन ट्यूनिंग मॉडल जो रहता है ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, टोन रिस्पॉन्स पैटर्न इसके ऊपर ये डिसाइड करेगा। मॉडल मतलब ब्रेन हो गया, ये हमेशा याद रखना जब किसी भी मॉडल का बात करेंगे। ब्रेन, ब्रेन का आगे मतलब वो खुद से डिसाइड करेगा और खुद से मतलब एक नया आउटपुट भी दे सकता है। ट्रेनिंग के हम जो डाटा ट्रेनिंग दी है ना उसको देख करके मतलब एकदम एक्यूरेट एक दूसरा जवाब भी दे सकता है जो हम एग्री करेंगे उसके ऊपर। तो ये जो है फाइन ट्यूनिंग का कमाल रहता है, एक ब्रेन की तरह काम करेगा। और आरएजी क्या है, एक फ्रेमवर्क है, और वो फ्रेमवर्क से हम जनरली वेक्टर डीबी को ट्रेन करते हैं। रियल यूज केस हम एक बार देखते हैं, जैसे एचआर असिस्टेंट, यानी एक चैटबॉट ही है, लेकिन ये चैटबॉट का जो मेन पर्पस है वो एचआर से रिलेटेड है, इसकी बात हम कर रहे हैं। हर चैटबॉट का स्कोप अलग अलग होता है। तो एम्प्लॉय आज पॉलिसी क्वेश्चन, तो ये असिस्टेंट है तो मतलब पॉलिसी क्वेश्चन उससे पूछ सकता है।
तो जैसे एम्प्लॉय आज का लीव बैलेंस और पॉलिसी, उसने पूछा कि मेरे कितने लीव बैलेंस है। तो ये जो चैट ऐप है आपके क्वेश्चन को रिसीव किया, आपने जो प्रॉम्प्ट डाला, चाहे आप टाइप करके प्रॉम्प्ट डालें इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, या फिर आप बोल के डालो वॉइस के थ्रू, तो ये रिसीव किया। सर्च रिट्राइव एचआर डॉक्यूमेंट, तो सर्च किया पहले इसको, सिमेंटिक सर्च किया, किस पे करेगा, वेक्टर डीबी पे सर्च मार देगा और वहां से कुछ डाटा लेके आएगा। वो डाटा को कॉन्टेक्स्ट बना करके सिस्टम रूल के द्वारा कहाँ भेज देगा, जीपीटी मॉडल को, एलएलएम को। तो जब ये एलएलएम के पास भेजेगा तो एलएलएम इसका आंसर देगा, और वो जो आंसर है वो तुरंत यूजर को मिल जाएगा। तो ये है कि एम्प्लॉय चैट में अपना क्वेश्चन डाला, एक तो सिमेंटिक सर्च हुआ, फिर जीपीटी मॉडल कॉल हुआ और लास्ट में फाइनल उसको आंसर मिला। की टेकअवेज एक बार देख लेते हैं। एजोर एआई इज एंटरप्राइज रेडी, यानी कि आपको कोई भी एंटरप्राइज ग्रेड का एप्लीकेशन बनाना है, ग्लोबल एप्लीकेशन बनाना है या एक हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन बनाना है, एजोर एआई डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें वो सारी चीज है, सारी क्वालिटी की चीज है, जिससे आप एक अच्छा एंटरप्राइज एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। यूज द राइट मॉडल फॉर द राइट नीड। ये जो डिसीजन जब लिया जाता है ना, तो हमें सबसे पहले तो सारे मॉडल के नाम पता होना चाहिए, उसके काम पता होना चाहिए, उसके दाम पता होना चाहिए। तो एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जब हम कॉस्ट को देखूंगा, बिजनेस नीड को देखूंगा, फिर मेरे को कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कितनी परफॉर्मेंस चाहिए, और ये सारा चीज को जब देखेंगे तो फिर एक्चुअली में उसको डिसाइड किया जाता है। और एक बार डिसाइड हो गया तो उसको डिजाइनिंग में मेंशन कर दिया था डिजाइन डॉक्यूमेंट में कि हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मॉडल यूज करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट टीम जो रहती है सेम वही मॉडल फिर यूज करना स्टार्ट करती है। क्वालिटी डाटा ड्राइवर स्ट्रॉन्ग आउटकम, तो वो आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आपके जो डाटा है वो बहुत ही क्वालिटी वाले होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये सब डिसाइड करना रहेगा। फाउंड्री एक्सीलरेटेड डिलीवरी, तो अगर एआई फाउंड्री यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट होगी, ऑटोमेशन पूरा यूज होता है इसमें। मैं बताया था 5 से 10 मिनट के अंदर आप सीधा मॉडल ही डिप्लॉय कर सकते हो, एलएलएम मॉडल। आर्किटेक्ट कन्वर्ट एआई इनटू बिजनेस वैल्यू, तो आर्किटेक्ट ही जो है एक्चुअली में डिसाइड करता है, बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको देखता है, सुनता है, एनालिसिस करता है, और फिर एक एक टेक्नोलॉजी स्टैक्स को डिफाइन करता है। थैंक यू।